हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ आशीष और आज इस वीडियो में बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एमआरएफ स्टॉक जिसने अपने रिसेंटली अभी 1 लाख रुपए का प्राइस टच किया है, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में अभी तक की सबसे कॉस्टली कंपनी बन चुकी है, क्योंकि अगर आपको ये स्टॉक बाय करना है तो आपके पास मिनिमम 1 लाख रुपए होने चाहिए एक स्टॉक को बाय करने के लिए। और ये स्टॉक जब आईपीओ आया था, जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, 11 रुपए की कंपनी थी। और कंपनी का काम क्या है, कंपनी ने जब स्टार्ट किया था तो एक बैलून, एक टॉय के जो बैलून्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते थे और धीरे धीरे कैसे टायर कंपनी बन गई। आज ये कंपनी 1 लाख रुपए की है। ब्रांडिंग वाइज अगर मैं इसकी बात करूं, जितने भी सबसे कॉस्टली आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर्स रहे होंगे, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, इंडियन हिसाब से इंटरनेशनल में ब्रांड लारा हो, या फिर स्टीव हो जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स रहे हैं, तो सबसे हाईली पेड जो ब्रांड एम्बेसडर्स रहे हैं अभी तक, उन्हीं को एमआरएफ कंपनी ने हायर किया। तो इससे ब्रांड में तो इसका मतलब काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। बट आज इसको देखते हैं कि कंपनी फ्यूचर में या फिर अभी एट प्रेजेंट कैसी लग रही है। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स देखते हैं इस कंपनी के। अगर मैं आपको इसको स्क्रीन पे दिखाऊं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले इसका फंडामेंटल एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप कंपनी की सेल्स देखो, ये आप सेल्स देख रहे हो कंपनी की सेल्स पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छी चल रही है। 16,000 करोड़, ऑलमोस्ट 19,000 करोड़, 23,000 करोड़। सो सेल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं सेल्स की बात करूँ। यहाँ पर अगर हम देखें नेट प्रॉफिट तब भी कंपनी का काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा। अगर सेल्स अच्छी हो रही है कंपनी की, बट नेट प्रॉफिट में ऐसा क्या है, अगर आप देखो 2017 में ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का था, 1100 करोड़, 1400 करोड़। अभी पिछले 2 सालों से ऑलमोस्ट गिर चुका है, ऑलमोस्ट आधे के आसपास आ चुका है, 669 और 769। अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो नेट प्रॉफिट में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? और सेम अगर मैं देखूं तो ईपीएस भी उसकी वजह से, बिकॉज नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो ईपीएस भी यहां पे काफी ग्रो नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट 5,900 तक का ईपीएस था, 3,000 तक का ईपीएस था, जो कि अब गिर के 1,500, 1,800 पे आ चुका है। तो ये एक कंसर्न है। बट ऐसा हो क्यों रहा है वो समझना भी इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए भी मैं आपको पहले डिटेल्स दिखा देता हूं। कंपनी की जो बोरोइंग्स एक बार देख लेते हैं कि बोरोइंग्स में क्या चल रहा है। बोरोइंग्स अगर आप देखो ना तो कंपनी की बोरोइंग्स भी यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं। बट ये आप देख रहे हो बोरोइंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बोरोइंग्स में भी थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है। जो 2,388 था वो चढ़ के 3, मतलब कंपनी ज्यादा बोरोइंग्स ले रही है। पहले 1,600, 1,700 की बोरोइंग्स थी। बट बोरोइंग्स मुझे इतना बड़ा कंसर्न नहीं लग रहा। उसका रीजन ये है कि अगर आपको मैं एक रेशो होता है जिसको बोला जाता है डेब्ट टू इक्विटी, अगर डेब्ट टू इक्विटी लेस देन 1 है तो आई एम ओके विद दैट। मतलब किस कंपनी ने कितना डेप्ट ले रखा है अपनी इक्विटी के ऊपर, तो उस हिसाब से ठीक है। किसी के लिए 5 करोड़ का डेप्ट होना भी बहुत बड़ा डेप्ट होता है, और किसी कंपनी के लिए 500 करोड़ का डेप्ट भी एक छोटा डेप्ट है, बेस्ड ऑन इज इक्विटी, बेस्ड ऑन द सेल्स। तो उसी की वजह से हम डेप्ट टू इक्विटी हमें यहाँ चेक करना चाहिए। तो डेप्ट टू इक्विटी इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 0.50, तो दैट इज फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहां पे जो मेरे को मेजर इशू दिख रहा है ना इनके नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही जबकि सेल्स काफी ग्रो हो रही हैं। और अगर यहां पे परसेंटेज वाइज बात करूं ना नेट प्रॉफिट का, तो अभी जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो, अगर आप सेल्स के ऊपर, ये 23,000 करोड़ की सेल हुई है जिसपे 769 करोड़ का नेट प्रॉफिट, इट्स ऑलमोस्ट 2%। कंपनी अपनी सेल्स के ऊपर सिर्फ 2% का नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है, और पहले जो इसका प्रॉफिट आता था वो ऑलमोस्ट 7% था। अब नेट प्रॉफिट क्यों गिरता जा रहा है जबकि सेल्स तो बढ़ रही है? यहाँ पे उसका रीजन है, उसका रीजन मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। तो अगर आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कॉलम को देखिए, ये एक्सपेंसेस कॉलम जो है ना, यहाँ पे आपको मेजर दिखेगा। इनके एक्सपेंसेस देखिए आप, जो ऑलमोस्ट 15, 10, 12, 13 तक रहते थे, वो दोबारा पिछले टाइम से 17-20,000 करोड़ के एक्सपेंसेस हो चुके हैं। ऐसा क्या कर रही है कि कंपनी के एक्सपेंसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं? इसमें अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज दोबारा करने की कोशिश करूं तो यहां पर अगर आप देखें तो मटेरियल की जो कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, ये जो फर्स्ट कॉलम है एक्सपेंसेस के अंदर, मटेरियल कॉस्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है, एम्प्लॉय की कॉस्ट आती है। सबसे बड़ा जो कंसर्न आ रहा है वो मटेरियल कॉस्ट है। देखो मटेरियल कॉस्ट जो थी ऑलमोस्ट 59%, 58% रहती थी, अब वो चढ़ के 65%, 67% हो चुकी है। तो कंपनी का जो मटेरियल है वो कॉस्टली होता जा रहा है, यहाँ देख के यही लग रहा है। और अगर हम इसको नीचे देखें ना, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर रहे हैं, जो कि
22% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आके अब 18%, 11% और 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह चुका है। इसीलिए सेल्स तो अच्छी है, सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, बट नेट प्रॉफिट कंपनी का तब भी नहीं बढ़ पा रहा। उसका रीजन है ये आपका जो मटेरियल कॉस्ट इनका बढ़ता जा रहा है यहां से। अब इस वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखें ना सेल्स, ये जो कंपाउंडेड सेल्स का कॉलम बॉक्स है ये वाला, इसमें सेल्स तो कंपनी की ऑलमोस्ट 7% थी, 12%, 19% आ चुकी है। प्रॉफिट में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा कंपनी का, वही जो मैंने अभी आपको नेट प्रॉफिट दिखाया। लेकिन स्टॉक तब भी अप्रिशिएट कर रहा है। अगर आप स्टॉक के रिटर्न्स देखें तो पिछले एक साल में 45% बढ़ चुका है। अब यहां पर यही समझना हमें इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही तब भी स्टॉक बढ़ रहा है। क्या ये सही तरीका है स्टॉक बढ़ने का, या फिर हो सकता है ऐसा कुछ फ्यूचर में ऐसा होने वाला हो जो इन्वेस्टर्स इसमें अभी भी पैसा लगा रहे हैं देखते हुए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे अगर आप देखें तो ठीक है, थोड़ा स्टॉक अप्रिशिएट कर रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, बट प्रॉफिट कंपनी का या कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो वो एक कंसर्न है यहाँ पे। और थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट में इसके रिजर्व्स देखूं तो कंपनी के रिजर्व्स भी आई थिंक ठीक है, रिजर्व्स में कोई इशू नहीं है। बोरोइंग्स मैंने आपको बताया, बोरोइंग्स थोड़ी सी बढ़ रही है, बट बोरोइंग मैं ओके हूं उसको लेकर, उसमें मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा बोरोइंग्स को लेकर। तो यहाँ पे मुझे और कोई कंसर्न नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही कंसर्न दिख रहा है, इनके एक्सपेंसेस जो बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट इनकी बढ़ती जा रही है। वो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम एरिया हो सकता है। बट हमें ये देखना भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ये एमआरएफ कंपनी है, एमआरएफ कंपनी करती क्या है? एमआरएफ कंपनी करती है टायर्स बनाती है, जैसे हम सबको पता है। और कंपनी जब शुरू हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, एक बैलून मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उसके बाद इन्होंने सीधा टायर्स पे नहीं आए थे। टायर से ऊपर जितना भी टायर होता है ना, ये पुराने टायर्स को लेते थे और उसके ऊपर एक रबर की कोटिंग की, एक रबर का दूसरा एक आप कह सकते हैं एक चढ़ाया जाता था टायर के ऊपर। एक पुराना टायर लिया, उसके ऊपर रबर लगाया सो दैट वो नया टायर बन जाए। तो ऐसे एमआरएफ कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरे अपने एमआरएफ टायर्स बनाने स्टार्ट करे। ओके, तो अब ये टायर्स बनाते हैं। अब टायर्स किस में लगते हैं? टायर्स लगते हैं कार्स में, स्कूटर्स में, बाइक्स में, एरोप्लेन्स में तक टायर्स लगते हैं। तो ये जितनी भी टायर कंपनीज हैं ये मोस्टली जो डिपेंडेंट होती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि अगर कार्स नहीं बिकेंगे, अगर टू व्हीलर्स नहीं बिकेंगे, फोर व्हीलर्स नहीं बिकेंगे, तो टायर्स भी नहीं बिकेंगे, राइट। तो इसका अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देखूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा डिक्लाइन आ रही है यहाँ पर, वो भी एक कंसर्न हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट साइज ऑटोमोबाइल सेक्टर का। अगर आप यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस्ड थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। 29.1 था 2018 में, जो कि अब गिर के हो चुका है ऑलमोस्ट 22.93। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो नीचे जा रही है। ऑटोमोबाइल सोल्ड इन इंडिया थोड़ा सा नीचे आए हैं डिक्लाइन काफ़ी टाइम से। यहाँ पे आप मारुति, टाटा मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा, केया, इन सब की ग्रोथ भी देख सकते हैं। कि मारुति जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पे डिक्लाइन है। बट यहाँ पे ना मुझे ये इशू इतना नहीं लगता ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर कंपनी का। उसका रीज़न ये है कि कंपनी जो है ना एमआरएफ, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल पे, कार्स पे या टू व्हीलर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर उनका जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ तक कि इनका जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट भी होता है। 6% ट्यूब्स बनाते हैं, ऑटोमोबाइल ट्यूब्स। टायर से इनका 90% रेवेन्यू है और ट्यूब से 6% रेवेन्यू है। और यहाँ तक कि मैं यहाँ पे देख रहा था इनका ट्रक्स में, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्सनल व्हीकल्स पे, ट्रक्स में, फार्म ट्रक्स में, एलसीवीज में, ट्यूब्स में, जितने भी टू व्हीलर्स होते हैं, थ्री व्हीलर्स होते हैं, यहाँ तक कि इनका मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं कंपनी देखूं ना तो ये कंपनी का आप चार्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। इस कंपनी को हमने ऑलमोस्ट 36,000 रुपीज़ पे बाई किया था और ऑलमोस्ट 78,000 रुपीज़ पे मैंने सेल भी कर चुका हूँ इस कंपनी को। काफ़ी साल पहले इस बात को हो चुके हैं, 4-5 साल। मेरे स्टूडेंट्स ने भी इस स्टॉक को बाई किया था। ऑलमोस्ट हमने 36,000 रुपीज़ पे। आज मेरे पास वो वीडियो नहीं है, मुझे कहीं मिला अगर वो वीडियो तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे डालने की। 35 to 36,000 रुपीज़ पे हमने स्टॉक को बाई किया था और ऑलमोस्ट 79,000 रुपीज़ पे हमने इनको सेल भी कर दिया था। तो अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है, बट हाँ हमने इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था तब। अगर अब देखते हैं कि टेक्निकली ये कैसा लग रहा है, अगर इसका डेली चार्ट देखने की कोशिश करें ना यहाँ पे, तो अभी तो ये 1 लाख रुपए का स्टॉक हो चुका है इन लेवल्स के आसपास। बट फंडामेंटली कंपनी अच्छी है।
टेक्निकली थोड़ा सा काफी बढ़ चुकी है कंपनी, क्योंकि पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स जैसे इनके अच्छे आने शुरू हुए थे, ये देखिए जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके अच्छे आए प्राइसेस ने काफी अच्छा एप्रिसिएशन दिखा, क्योंकि रबर प्राइसेस जब इंक्रीज हो रहे थे तो प्राइसेस भी थोड़ा सा डाउनफॉल में थे। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखा कि रबर प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस, इन सब में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, तो एप्रिसिएशन हमें मिला। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये इसका डेली चार्ट है। अब प्राइसेस जो है एक किस्म से यहां पे एक ब्रेकआउट पे बैठे हुए हैं। ये जो ब्रेकआउट एक रेंज थी यहां पे प्राइसेस की, इस रेंज से बाहर आ चुके हैं और अभी तक कोई भी किसी भी दिन प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस के आसपास ही यहां पे प्राइसेस चल रहे हैं। बट अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। टेक्निकली मैं आपको बोलूं, अगर आपको प्राइसेस इसके आसपास, इससे नीचे क्लोजिंग देते हैं, ऑलमोस्ट ये 98,000 रुपीज का इस कैंडल जो हम देख रहे हैं, 98,000 से नीचे ये जो कैंडल हम देख रहे हैं ना, ये वाली कैंडल, ये ऑलमोस्ट कैंडल से अगर नीचे प्राइसेस बंद होते हैं, अभी तक इनसे नीचे प्राइसेस बंद नहीं हुए, तो टेक्निकली थोड़ा सा वीक हो सकता है स्टॉक। बट अगर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो स्टॉक को लेना चाहते हैं, तो अगर कोई भी आपको इन लेवल्स के आसपास ये स्टॉक मिलता है, ऑलमोस्ट 90 to 95,000 के आसपास ये स्टॉक दोबारा करेक्ट कर आता है इन लेवल से, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अभी प्राइसेस ने काफी अप्रिसिएशन दिया है। हो सकता है थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मार्केट रहे और प्राइसेस थोड़ा सा एक रेंज में रहे, तो इन लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा। ये है आपके फर्स्ट लेवल जो मैंने आपको बताया, ये टेक्निकली बता रहा हूं। और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, तो अगर आपको इस लेवल के आसपास प्राइसेस मिलते हैं, सेकंड लेवल के आसपास, तो वहां पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। फंडामेंटली स्टॉक में कोई इशू नहीं दिखा मुझे, टेक्निकली भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ वो जो इंक्रीज हो रहे हैं इनके प्राइसेस, रबर के, क्रूड के, जिस वजह से मटेरियल कॉस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वो एक गोइंग कंसर्न है। बट वो भी इतना बड़ा मुझे गोइंग कंसर्न नहीं लगता, क्योंकि कंपनी के पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है 30 से 40 सालों का। वो ये सब कंपनी देख चुकी है, पहले भी रबर के प्राइसेस इंक्रीज हुए होंगे, पहले भी क्रूड प्राइसेस ऊपर गए होंगे, वो इन सबको एक्सपीरियंस कर चुकी है। उनको पता है इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। ओवरऑल जो मुझे अभी तक कंपनी के पॉजिटिव्स लगे हैं ना, एक तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग, 5 पॉजिटिव्स मैं आपको यहां पे बताता हूं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कंपनी का, ब्रांड को लेके कंपनी ने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जो कि इंडिया में सबसे कॉस्टली ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। एमआरएफ कंपनी एक ऐसी कंपनी है, जब भी आपके दिमाग में एक टायर आता है तो सबसे पहले एमआरएफ का नाम आता है, तो ब्रांड वाइज कंपनी इज वेरी गुड। सेकंड पॉजिटिव मुझे इनका लगता है जो प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, ये सिर्फ किसी एक टू व्हीलर सेक्शन पे नहीं है, ये टू व्हीलर्स, फॉर्मूला कार्स, यहां तक एरोप्लेन्स, ट्रक्स, कमर्शियल्स, हर तरफ हैं ये। तो वो प्रोडक्ट की रेंज इनकी काफी अच्छी है। इनका डीलर नेटवर्क, बिकॉज जब हमारे पास एक टायर कंपनी, ऑटोमोबाइल्स होती हैं, तो हमारे पास एक अच्छा डीलर नेटवर्क होना चाहिए, वो मुझे हमेशा इनका दिखता है। उसके बाद एक कंटिन्यूअस अपनी रिसर्च के ऊपर काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं जब बैलून बनाने वाली कंपनी स्टार्ट हुई, उसके बाद इन्होंने टायर के ऊपर एक जो दूसरा रबर लगाया जाता है वहां से स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे ये मेन टायर्स में आए। टायर इज ऑल्सो नॉट एन ईजी टास्क, इंडियन रोड्स के लिए स्पेशली। उसके बाद इन्होंने एसयूवी के टायर्स बनाए, टू व्हीलर्स के टायर्स बनाए, तो इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। फिफ्थ अगर पॉजिटिव मैं पॉइंट बताऊं आपको यहां पे, तो कंपनी के फंडामेंटल्स जो हमने अभी तक देखे, मुझे कोई भी गोइंग कंसर्न कंपनी के फंडामेंटल्स में अभी तक नहीं दिख रहा है। 4 नेगेटिव्स जो मुझे अभी तक दिखे इसमें, वो पहला नेगेटिव ये था कि कंपनी का प्राइसेस स्टॉक वाइज काफी ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पे, वो एक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, टायर्स जो हैं, वो भी थोड़े से कॉस्टली टायर्स आते हैं। आपको अगर दूसरी कंपनी के टायर्स देखोगे तो उनसे थोड़ा सा कॉस्टली जरूर रहते हैं एमआरएफ के टायर, तो हाई प्राइसेस वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। सेकंड इज जो इनका थोड़ा सा राइजिंग रॉ मटेरियल में जो प्राइसेस हो रहा है, वो थोड़ा सा एक मुझे कंसर्न दिखता है, दैट इज सेकंड नेगेटिव पॉइंट। थर्ड इज द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन अभी भी मैं टायर कंपनीज में देखूं तो 10 से 12 कंपनीज मुझे टायर कंपनीज में, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज वेरी पॉपुलर, अपोलो टायर, C8, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे कंपटीशन वाइज अभी भी इनके पास 30% जैसा हमने देखा मार्केट शेयर है कंपनी का, तो कंपटीशन थोड़ा सा वहां पे हो सकता है। और फोर्थ जो है, जो कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट, अभी जैसे हमें पता है काफी ग्लोबल वार्मिंग्स आ रही हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा इनको 2070 तक इनका गवर्नमेंट के साथ कुछ प्लान्स भी चल रहे हैं। तो क्योंकि रबर को जब गर्म किया जाता है, टायर्स बनाए जाते हैं, उस पर एनवायरमेंट इंपैक्ट हो सकता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी लेकर अभी चल रहे हैं, तो वो उसको कंपनी कैसे करेगी, उस पर काम कैसे करेगी, सो दैट टायर्स तो बनने हैं, बट उसको कैसे सॉर्ट आउट करेगी प्रॉब्लम को, वो एक काफी हो सकता है। तो ये 5 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, टेक्निकली, फंडामेंटल। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? क्या आप अभी भी इन लेवल्स पे बाय करना चाहेंगे एमआरएफ को? मुझे कमेंट में बताइएगा। और दूसरा कौन सा स्टॉक आप चाहते हैं जिसको मैं एनालाइज करके आपको बताऊं, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।